और हम लोग लाइव क्लासेस फॉर आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कल की हमारी क्लास में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था और बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते समय कुछ बातें हो गई थी, कुछ बातें रह रही थी। उन बातों को आज कंप्लीट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करके बता देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजी है उसको दो भागों में शुरुआत में बांटा, जूलॉजी और बॉटनी। उसके बाद एक तीसरी शाखा हमने डेवलप की, माइक्रोबायोलॉजी। और इन तीन प्रमुख शाखाओं को पढ़ने के बाद हम लोगों ने बायोलॉजी की जो छोटी ब्रांचेस थी उनके बारे में पढ़ना कंटिन्यू किया था। तो उनके बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सबसे पहले उन शाखाओं के बारे में बताया जिनके नाम के पीछे कल्चर वर्ड आता है। जैसे कि हमने बात की थी, एपीकल्चर में हम मधुमक्खियों को पढ़ते हैं, सेरीकल्चर में हम रेशम पालन के बारे में जानते हैं, विटीकल्चर में हम अंगूर की स्टडी, अंगूर की खेती के बारे में पढ़ लेते हैं, और फ्लोरिकल्चर में पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गुड इवनिंग हरीश चंद्र जी, वेरी गुड इवनिंग। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि बॉडी के सिस्टम्स को, बॉडी की स्टडी के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं। तो हमने ब्लड के लिए हिमेटोलॉजी, लीवर के लिए हिपेटोलॉजी, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजी, मांसपेशियों के लिए मायोलॉजी, इन टर्म्स का हमने यूज किया था। उसी बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र का जब अध्ययन करना हो, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी हो तो हम उसे पढ़ते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। अच्छा, अकेला गैस्ट्रोलॉजी आ जाए तो भी ध्यान रखना है, स्टडी पाचन तंत्र की ही रहेगी। नरेश बैरवा जी बिल्कुल बढ़िया ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी, बढ़िया ही मिलेगा आपको सब कुछ। शालू मोटिवेशनल वीडियो, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, तो पाचन तंत्र की स्टडी को हमने गैस्ट्रोलॉजी कह दिया। उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं रोगों की, हमारी बॉडी में जो रोग होते हैं उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं, डिजीजेस के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी की इस शाखा को हम कहते हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। कई बार जब हम डॉक्टर हमें बहुत सारी जांचें लिख देता है, तो जब हम जांच करवाने के लिए जाते हैं तो जांच करवाने वाली जो लैब होती है उसके ऊपर लिखा रहता है किसी भी, जैसे लिख दिया गोयल्स पाथ लैब। तो पाथ का मतलब क्या होता है, पैथ का मतलब क्या होता है? पैथ का मतलब होता है पैथोलॉजी। जनरली रोगों की स्टडी की जाती है यहां पर। और उसके बाद रोगों के अध्ययन के बाद हम ये ध्यान रखना है डिफरेंस कि रोगों का अध्ययन करेंगे तो पैथोलॉजी कहेंगे, लेकिन रोगों के कारणों का अध्ययन करेंगे, यानी हम ये जानेंगे कि रोग किस कारण से हो रहा है। तो इसकी स्टडी के लिए हमें एक दूसरी ब्रांच को लिखना पड़ेगा, इटियोलॉजी। यानी रोगों का अध्ययन करेंगे तो कहेंगे पैथोलॉजी, और जब रोग के कारणों का अध्ययन करेंगे तो हम उसे इटियोलॉजी के नाम से जानेंगे। अब बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्तों हमारी, आपको पता है हमारी बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है सेंसरी। सेंसरी का मतलब क्या होता है? वैसी मस्तिष्क से सीधे कनेक्ट होने वाले कुछ ऐसे अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देते हैं, उनको हम ज्ञानेंद्रिय सेंसरीज कहते हैं। तो उनमें कौन कौन है? उनमें नाक है, तो नाक की स्टडी करनी है, द स्टडी ऑफ नोज, इसे राइनोलॉजी कहा जाता है, राइनोलॉजी। आपको पता हो तो थोड़ा मैं लिंक करूं, जब हमें जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होती है, तो हमारी जो नाक में यहां पर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन सूज जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि जुकाम किस वायरस के कारण होती है, तो वो जिस वायरस के कारण होती है उस वायरस का नाम था राइनो वायरस। तो दोस्तों, ये राइनो वर्ड जो काम में लिया जाता है, हम नोज के लिए काम में लेते हैं। हमारी आंखों के लिए, आंखों का अध्ययन करना हो तो आंखों की स्टडी के लिए हम जो वर्ड काम में लेते हैं वो लेते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आंखों की जो स्टडी होती है उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं त्वचा की, जब हम स्किन की स्टडी करते हैं, तो स्किन की स्टडी जब करते हैं तो यहां हम वर्ड काम में लेते हैं डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। और जब हम बात करते हैं कानों की, कान यानी कि ईयर, कानों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑटोलॉजी में। अब आप मुझे बताइए कौन सा एक ज्ञानेंद्रिय है जो बच गया है?
भाई नाक की बात कर ली, आंख की बात कर ली, त्वचा की बात कर ली, कान की बात कर ली, अब एक बच गया यार, 5 है ना, तो बताओ भाई कौन सा वाला बच गया है, बताइए जल्दी से बताइए सब। और सबसे पहले भाई ध्यान रखें, कल एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स की वीर सर मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जो 4 से 5 घंटे की चलने वाली है। तो उस वीडियो के बारे में, उस क्लास के बारे में सभी को बता दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएं। जो लोग आरपीएफ की एग्ज़ाम जिनकी अभी नहीं हुई है वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल रहेगा सेशन। तो शेयर कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि जुड़ पाएँ लोग हमारे साथ और फ़ायदा उठाएँ हमारी जो चैनल पर हम स्टडी करवा रहे हैं। तो दोस्तों बताइए, नाक, कान, आंख और त्वचा के बाद कौन बचा? चलिए मैं बताता हूं, जवाब कोई दे नहीं रहा है, मैं देखता हूं। लास्ट जो बचा है दोस्तों, गौर करिए आप लोग, 5 ज्ञानेंद्रियां है हमारे पास। ये क्या बोला है हरीश शर्मा जी, जनद, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। जो लास्ट बचा है वो बची है हमारी जीभ, टंग। और टंग की जब दोस्तों स्टडी करते हैं तो टंग की स्टडी हमारे पाचन तंत्र के साथ हो जाती है। और पाचन तंत्र की स्टडी आपको पता है हम कहां पर कर रहे हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। तो ध्यान रखना, जो जीभ है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए हम जीभ की स्टडी के लिए अलग से टर्म यूज नहीं करते। तो बॉडी की जो टर्म्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात को आगे, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी, टंग एकदम आपने बात सही कही है, आपका आंसर एकदम सही है। अब दोस्तों बायोलॉजी की ऐसी ब्रांचेस के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमें अन्य जीवों के बारे में पढ़ने के लिए बोलती हैं। जैसे कि सांपों का अध्ययन कहां पर करेंगे, पक्षियों का अध्ययन कहां पर करेंगे, कीटों का अध्ययन कहां पर करेंगे, इन सब के बारे में अब बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम लेके देखते हैं, मानव के अलावा अन्य जीवों की बात चल रही है, अन्य जंतुओं की बात चल रही है। तो अन्य जंतु में सबसे पहले लेके देखते हैं पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा। एक एक बात नोट करिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पक्षियों का जो दोस्तों अध्ययन कहलाता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों को पढ़ा जाए। दूसरी बात, वह शाखा जिसमें हम सरीसृपों को पढ़ें। सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स, ऐसे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप आ गया, जैसे कि क्रोकोडाइल आ गया, मगरमच्छ आ गया, जैसे कि छिपकली आ गई, ये सारे के सारे रेंगने वाले हैं। तो सरीसृप का जब अध्ययन करते हैं तो ये हम करते हैं हर्पेटोलॉजी में। लेकिन सांप का अलग से अध्ययन करना हो, भाई आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों का अध्ययन किसमें करोगे, हर्पेटोलॉजी में। लेकिन मान लीजिए आपसे स्पेशली सांप का पूछा तो सांप का जो स्टडी करेंगे हम ओफियोलॉजी में करेंगे। आपसे पूछा जाए सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। दोस्तों ओफियोलॉजी जो है वो हर्पेटोलॉजी की एक ब्रांच है, लेकिन स्पेशली सांप के लिए ध्यान रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए छिपकली का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो छिपकली का जो दोस्तों अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा सौरोलॉजी। इन दोनों को अलग से याद रखिएगा, सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी और छिपकली का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। ध्यान रखिए बात ये। अब चलिए आगे दोस्तों, नंबर 3 पे हम जाकर चलते हैं। सांप के, पक्षियों के अध्ययन के बाद हम लोग चलते हैं कि भाई हम लोग कीटों का अध्ययन कहां करेंगे। कीटों की बात करें तो कीटों का जो अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे कीटों का। और ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है एसएससी में, आपको एक साइड 4 आपको जीव दिए, 4 जंतु दिए, उनकी स्टडी को दूसरी तरफ पूछा गया था। तो कौन कौन से थे? कीटों का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में, और चींटी का जो अध्ययन किया जाता है स्टडी ऑफ एंट्स, चींटियों का अध्ययन हम करते हैं मिर्मेकोलॉजी में। चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी में किया जाता है। और जब बात की जाए मकड़ी की, जब बात हम करते हैं मकड़ी की, स्पाइडर की, तो मकड़ी का जो स्टडी की जाती है वो की जाती है एरेक्नोलॉजी के अंदर। एक नई शाखा है एरेक्नोलॉजी, यहां पर हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। और जब बात करते हैं हम स्पंज के अध्ययन की, स्पंज बहुत ही कम विकसित प्राणी होते हैं जो कि जलीय होते हैं,
जल में पाए जाते हैं, इनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पैरालॉजी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक एक टर्म एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल मिर्मैकोलॉजी आपका आंसर सही है, और सोरोलॉजी भी बात सही है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, ऑप्थेल्मोलॉजी जो वर्ड काम में लेते हैं वो आईज की स्टडी के लिए लेते हैं, और सोरोलॉजी वर्ड को हम छिपकलियों के अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, और मिर्मैकोलॉजी वर्ड जो काम में लेते हैं हम लोग, वो काम में लेते हैं स्टडी ऑफ एंट्स, चींटियों का अध्ययन मिर्मैकोलॉजी कहलाता है। पवन कुमार, वेरी गुड इवनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चीजें टफ हो सकती हैं लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इनको एक एक को लिखना है, लिख के नोट डाउन करके बार बार आपको रिपीट करना है, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार बता देता हूं, पक्षियों को हम ऑर्निथोलॉजी में पढ़ेंगे, जब हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो हर्पेटोलॉजी। अब रेप्टाइल्स में सांप छिपकलियां वगैरह आते हैं, तो सांप को हमने ओफियोलॉजी में पढ़ा अलग से, और छिपकली को हमने सोरोलॉजी में पढ़ लिया। और फिर जब हम कीटों की बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी में करते हैं, और चींटी की बात करते हैं तो मिर्मैकोलॉजी वर्ड काम में लेते हैं। मकड़ी का जब अध्ययन करते हैं तो एरेक्नोलॉजी, और स्पंज की बात करते हैं तो पैरालॉजी शब्द काम में लेते हैं। और बात को आगे बढ़ाते हैं, जब हम बात करते हैं चमगादड़, स्टडी ऑफ बैट। चमगादड़ जनरली हमारे घरों में होता है, घरों में एक ऐसा जानवर जिसके जनरली आंखें नहीं होती, जो कि ध्वनि तरंगों से गति करता है। बैटमैन आपने हॉलीवुड की मूवी भी देखी होगी जहां पर ये आता है। बिल्कुल कवक की स्टडी के बारे में बताने वाला हूं। कवक की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। सुरेंद्र कुमार जी आने वाला है, अभी प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी एनिमल्स के बारे में चल रहा है। तो दोस्तों चमगादड़ का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं चिरैप्टेरोलॉजी। चमगादड़ों के अध्ययन को हम चिरैप्टेरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बैट्स इज कॉल्ड चिरैप्टेरोलॉजी। तो दोस्तों इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, तब बात को और आगे करते हैं कि चमगादड़ों के अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में लगभग बात कर ली है। हाँ, वायरस का अध्ययन, आपको पता होगा कि वायरस को हम विषाणु के नाम से जानते हैं, और विषाणु सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मनुष्यों को। दो चीजें, एक तो विषाणु और दूसरा बैक्टीरिया, ये दोनों हमें सबसे ज्यादा रोग पैदा करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एड्स है, हेपेटाइटिस है, स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका, निपाह आदि, ये सब रोग जो हैं वे सारे वायरल डिजीज है, वायरस जनित है। तो दोस्तों वायरस की जो स्टडी करते हैं हम लोग वो वायरोलॉजी में की जाती है, और बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया का मतलब होता है दोस्तों जीवाणु, ये हम करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। और जब हम वायरस और बैक्टीरिया को पढ़ने के बाद कुछ रोग जो होते हैं वो फंगल होते हैं। फंगल जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, दाद, खाज, खुजली, ये सब फंगल प्रॉब्लम्स होती हैं, कवक की वजह से होती है। तो कवक या फंगस का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है माइकोलॉजी के अंदर। कवकों के अध्ययन की शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं। और मैंने पहले भी चर्चा की थी, शैवाल, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इनके द्वारा हमें मिलती है, एल्गी। और आपको पता हो तो शैवाल, एक शैवाल है जिसे हम कहते हैं क्लोरेला, और क्लोरेला शैवाल जो होता है विश्व में सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें पाई जाती है, 70%। हम लोग सोयाबीन याद करके घूमते हैं, तो सोयाबीन जो होता है वो दालों में और अनाजों में है। टोटल बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रोटीन अमाउंट क्लोरेला नाम के शैवाल में है, जिसे कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। बिल्कुल स्पंज वाटर में मिलता है, हरीश शर्मा जी। जलीय जीवों का समूह है जो कि पोरीफेरा नाम का एक ग्रुप है, जंतुओं का सबसे कम विकसित ग्रुप है, वहां पर ही आते हैं। अब चलिए, शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों के बारे में अध्ययन हम फाइकोलॉजी में करते हैं। और उसके बाद हमसे जब बात की जाती है फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ध्यान रखिएगा, फलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करने के लिए निकलते हैं फलों के अध्ययन के बाद, जब हम हमारी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, जब हम हमारी सेल के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता हो दोस्तों हमारे शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें जीवन की इकाई कहा जाता है। द यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की इकाई हम किसे कहते हैं? कोशिकाओं को कहते हैं। हमारा जो जीवन चल रहा है वो कोशिकाओं पर डिपेंडेंट है। हम सबकी उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोशिका की जो स्टडी की जाती है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं।
आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो साइटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हम एक शाखा पढ़ते हैं, मेंडल नाम आपने सुना होगा दोस्तों। मेंडल को एक शाखा का जनक कहते हैं। बताइए मेंडल को किस शाखा का जनक कहा जाता है? बिल्कुल पवन कुमार पोमोलॉजी बता दिया है। फलों का जो अध्ययन होता है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे मेंडल को किस शाखा का जनक कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। मेंडल को किस शाखा का हम जनक कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, बिल्कुल बताइए। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्हें कि हम एक शाखा के लिए विशेष रूप से जानते हैं। उस शाखा का पिता में उन्हें कहा जाता है। तो रिवर्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न शाखा का जनक कौन है, तो हम मेंडल की बात करते हैं। मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिल्कुल शालू जी, आपका आंसर एकदम सही है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स में एक वर्ड छिपा हुआ है दोस्तों, जीन। और जीन का मतलब आपको पता हो तो कई बार हम बातों बातों में कहते हैं कि यार हमारी फैमिली में लंबाई का जीन छोटा है, यानी हमारी फैमिली में जितने भी लोग हुए हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं रही। या कई बार बोलते हैं कि हमारी फैमिली में जीन ऐसा है कि सबके हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरली जीन एक ऐसी इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाती है। तो दोस्तों जेनेटिक्स जनरली अध्ययन करती है आनुवांशिकता के बारे में, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से गति मिलती है, इसके बारे में हम लोग जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा का नाम है दोस्तों आनुवांशिकी। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक एक शाखा को मैं आपके सामने ला रहा हूं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन जो रहेगा बैक्टीरियोलॉजी, कवकों का अध्ययन जो होगा माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन होगा फाइकोलॉजी, फलों के अध्ययन को कह देंगे पोमोलॉजी, सेल की स्टडी को हम बात करेंगे साइटोलॉजी, और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जिस शाखा में पढ़ेंगे वो कहलाएगा दोस्तों जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। अब और बात को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। हम एक रोग पढ़ते हैं, बहुत ही भयानक रोग, कैंसर। तो आप मुझे बताइए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? कैंसर रोग के बारे में यदि हम जानने के लिए निकलें तो आपके पास क्या आंसर होगा, बताइए। कैंसर रोग का अध्ययन, बताइए भाई जल्दी से। कैंसर रोग का अध्ययन सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। कल की जो मैराथन क्लास है मैथमेटिक्स की, उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को आप बताइए ताकि लोग फ़ायदा उठा पाएँ सभी इसका। बताइए भाई कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर रोग एक बहुत ही फेमस रोग है जिसकी वजह से हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी खोते हैं हर साल। अलग अलग अंगों में शरीर के ये पाया जाता है। तो बताइए कैंसर की स्टडी को क्या कहेंगे भाई? जल्दी से जल्दी जवाब दो। कैंसर का अध्ययन कई टाइप का होता है। ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है। हरीश शर्मा जी नो आइडिया, डोंट वरी, अभी आइडिया नहीं है, क्लास के बाद आइडिया आ जाना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं आता नो प्रॉब्लम, अब के बाद कुछ नहीं आए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। हम जब पढ़ लेते हैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन का जवाब नहीं लगे तो प्रॉब्लम है। अभी नो टेंशन नहीं लेनी है। आंसर आता है आप दीजिए, नहीं आता है तो आप समझिए। दोस्तों मैं बताता हूं, कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को हम कह देते हैं ऑन्कोलॉजी। ध्यान रखिएगा, कैंसर को जो जीन पैदा करता है उस जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। कैंसर की जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उस ट्रीटमेंट को हम लोग कह देते हैं, डॉक्टर को कह देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। सुरेंद्र कुमार जी उत्पल वर्धन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्या लिखा है। तो हाँ, उत्परिवर्तन नहीं कह रहे हो आप कह रहे हो कि कैंसर रोग की उत्पत्ति उत्परिवर्तन के कारण होती है। उत्परिवर्तन होता है म्यूटेशन, जब हमारी बॉडी में, हमारे जीनों में, हमारे डीएनए में अचानक कोई छेड़छाड़ हो जाए, अचानक कोई ऐसा लक्षण पैदा हो जाए जिससे कि कोशिका अनकंट्रोल वृद्धि करने लग जाती है, कोशिका की वृद्धि अनकंट्रोल हो जाती है, तो उस जगह पर ट्यूमर बन जाती है, गांठ बन जाती है, और वही रोग जो होता है दोस्तों कैंसर होता है। तो कैंसर की स्टडी को हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर। कुछ और शाखाओं के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी स्पेशली हमारी चल रही है। तो बायोलॉजी में निद्रा एवं स्वप्न संबंधी जो रोग होते हैं अध्ययन। दोस्तों
नींद से रिलेटेड जो स्टडी होती है या हमारे जो सपने होते हैं, ड्रीम्स जो होते हैं, हमारे जो नाइटमेयर्स होते हैं, कभी डरावने सपने आते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा आते हैं, कुछ में कम आते हैं, इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हिप्नोलॉजी कहा जाता है। निद्रा या स्वप्न से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हिप्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये बायोलॉजी की कुछ फेमस शाखाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। बात को और आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा, कुछ और शाखाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। देखिए, मृदा के अध्ययन के बारे में मैं बात कर चुका था कल, पेडोलॉजी। अब चलिए आप लोग जवाब देंगे मुझे, हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? कल मैंने शायद बात भी की इसके बारे में। हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और हमारे शरीर में काफ़ी बार इन्हें पढ़ा जाता है। हिस्टोलॉजी के बारे में क्या कहना है सभी लोगों का, बताइए भाई। देखिए, बिल्कुल स्टडी ऑफ टिश्यू, सालू एकदम सही आंसर है आपका। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतक को हम इंग्लिश में लिखते हैं टिश्यू। अब ये ऊतक होता क्या है, चलिए थोड़ी जानकारी आपको बता दूं। देखिए भाई, हमें एक बात पता है कि हम लोगों का जो जन्म होता है, बिल्कुल हरीश शर्मा जी बात आपकी सही है, मुकेश जी आपकी बात भी एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ऊतकों का अध्ययन। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा मनुष्यों का निर्माण हुआ कैसे। तो मनुष्यों के निर्माण के लिए मदर और फादर दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है। तो मदर जो देती है वो अंडाणु देती है, एग देती है, ओवम जिसे हम कहते हैं, और फादर से जो आता है वो आता है स्पर्म, शुक्राणु। और जब अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिल जाते हैं, इनके बीच में एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। और एएलपी में एक क्वेश्चन भी आया था, निषेचन की जगह हिंदी में वहां पर एक वर्ड यूज किया गया था, उर्वरीकरण। उर्वर करना, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ करना। जनरली जब मिट्टी जो होती है वो फसल पैदा करती है तो उस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो जनरली यहाँ पर भी वही है, संतान की उत्पत्ति हो रही है तो निषेचन के लिए उर्वरीकरण शब्द काम में लेते हैं, लेकिन इंग्लिश टर्म में यहाँ हम इसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन का मतलब जो होता है निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया। और निषेचन के परिणाम स्वरूप, जब भी निषेचन होता है तो निषेचन के परिणाम स्वरूप एक यूनिट बनती है, एक नई कोशिका जन्म लेती है, और उस नई कोशिका को हम कह देते हैं दोस्तों जाइगोट। नई कोशिका को हम लोग लिख देंगे जाइगोट। किस किस के मिश्रण से बनेगी? अंडाणु प्लस शुक्राणु। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा युग्मनज। जाइगोट को हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। इसे ही दोस्तों भ्रूण कहा जाता है और इसे ही हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं जाइगोट। दोस्तों, मानव की नींव की ईंट, माइलस्टोन, मानव जीवन की प्रथम कोशिका, मानव की शुरुआत इसी कोशिका से होती है। हम सब कभी, जब भी हम पहली बार इस दुनिया में आए, हम सब इसी रूप में आए थे। इससे पहले तो मां में अंडाणु था और पिता में शुक्राणु था। तो भाई इसके बाद युग्मनज जो होता है वो जो होता है कैसे बना? अंडाणु और शुक्राणु के मेल से। आजाद चौधरी जी, नॉर्मल साइंस नहीं है, बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद आपको पता चलेगा नॉर्मल है या नहीं है। हम लोग हर टॉपिक को जीरो टू एंड ले जाने वाले हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिक्स आएंगे तो वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग बिल्कुल न्यूमेरिकल लेवल तक लेंगे, लेकिन बायोलॉजी जो है वो ऐसा ही है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीप स्टडीज लेंगे। डोंट वरी, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। बाकी जहाँ पर भी आप बाकी जो चैनल्स हैं सबसे बेटर आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो युग्मनज होता है ये एक सेल होती है। सेल को हम कहते हैं कोशिका, और ये जो सेल जब ग्रुप बनाती है हमारे अंदर, ये कोशिकाएं आपस में बना लेती हैं समूह, और कोशिकाएं जब समूह बना लेती हैं तो निर्माण होता है दोस्तों ऊतक का। तो ये बहुत अच्छी बात आई, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं का समूह होते हैं। आपसे पूछे ऊतक होता क्या है? ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह। और जब ऊतक आपस में समूह बना लेंगे तो दोस्तों बन जाएंगे अंग।
और अंग जब फिर समूह बना लेंगे तो बन जाएंगे दोस्तों तंत्र, और तंत्र जब वापस समूह बना लेंगे तो तंत्रों का समूह कहलाएगा शरीर। तो दोस्तों हमारा जो शरीर है वो कई तंत्रों का समूह है। मानव शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो तंत्र होते हैं ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं। अंग जो होते हैं बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, और ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सोनम चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो स्टडी है ऊतकों की वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस थी पॉसिबल, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं, उन सारी ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। देखिए, तो हम लोग कल भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, उसके बाद की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन हमारे सामने है डिकोडर। क्वेश्चन भाई हमारे सामने है, मिलान करिए। हमें मिलान करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान के आगे हमने लिखा है नंबर ए पर ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों कीट विज्ञान, बताइए कीट विज्ञान, हमने एक क्वेश्चन के अंदर यहां पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आया, बताइए कीट विज्ञान के बारे में अभी बात की थी हमने। कीट विज्ञान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइंस की लैंग्वेज में हम कीट विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए भाई, कीट विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए भाई, जल्दी से जल्दी आंसर करिए अपना, इस क्वेश्चन का मिलान करके बताइए। सीरीज वाइज आप लोग लिख दीजिए कि जितनी जो 5 शाखाओं के बारे में पूछा जा रहा है उन 5 शाखाओं का क्या आंसर होगा। हरीश शर्मा जी, आंसर एकदम सही है। पूरा चेन में लिखकर बता दीजिए आप लोग कि 1 2 3 4 5 का आंसर ए बी सी डी ई में से क्या रहेगा। तो आप लोग एक डायरेक्ट चेन लिख दीजिए। बिल्कुल मुकेश फौजी जी, आपका आंसर एकदम सही है। देखिए दोस्तों, कीट विज्ञान को मैंने बात बताई थी, कीट विज्ञान को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। बताया था मैंने आपको, कीटों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। और कीट विज्ञान के बाद सेकंड नंबर पर जो है वो है चीटी विज्ञान। और दोस्तों चीटी विज्ञान का जो आंसर मिलेगा हमारा वो मिलेगा डी के साथ, मिर्मेकोलॉजी। चीटियों का जो अध्ययन होता है वो मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में बता चुका था आपको। और उसके बाद हम बात कर रहे थे मकड़ियों की स्टडी के बारे में। सबका आंसर सी कैसे होगा? आजाद चौधरी जी, सबका आंसर सी कैसे होगा? भाई एक का आंसर आप दे रहे हो लेकिन आप सब सी नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें आप लोग। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मकड़ियों का जो अध्ययन होगा, मकड़ियों के अध्ययन को हम करेंगे एरेक्नोलॉजी के लेकर। मैंने आपको बताया है मकड़ियों की स्टडी एरेक्नोलॉजी में की जाती है। और मछलियों का जो अध्ययन किया जाता है वो, ध्यान रखिएगा ये एक टर्म आपके लिए नई हो सकती है, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में करते हैं। और मछली पालन जो होता है, मछलियों का उत्पादन करते हैं, मछलियों को पैदा करते हैं, वो जो होता है पिसीकल्चर होता है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, थोड़ा अंतर है। मछलियों का जो हम लोग करते हैं इक्थियोलॉजी कहलाता है, मछलियों के बारे में अध्ययन करना। और मछली पालन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पिसीकल्चर कहलाएगा। और उसके बाद लास्ट है पक्षियों के बारे में स्टडी। तो पक्षियों के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंदर। तो इन सबको आप मिलान करके ध्यान से देखें, वही है जो हमने अभी क्वेश्चंस करके देखे थे कि जो कीट विज्ञान है वो रहेगा आपका एंटोमोलॉजी, चीटी विज्ञान जो रहेगा वो मिर्मेकोलॉजी, मकड़ी विज्ञान जो रहेगा अरेक्नोलॉजी, मछलियों के बारे में अध्ययन रहेगा इक्थियोलॉजी, और पक्षियों के बारे में जो अध्ययन रहेगा वो रहेगा ऑर्निथोलॉजी। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास स्किनोलॉजी, दूसरा है डर्मेटोलॉजी, तीसरा है रीनोलॉजी, चौथा है मायोलॉजी।
बताइए भाई, आंसर दीजिए अपना जल्दी से जल्दी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाएगा? त्वचा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? बताइए भाई, टाइम है आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। हमने चर्चा की थी अभी, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बारे में पता लगाया था। त्वचा, नाक, कान, आंख, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो त्वचा का अध्ययन मुकेश फौजी जी बात कर रहे हैं, बी डर्मेटोलॉजी। बाकी लोग बताइए त्वचा का अध्ययन। शालू जी आपका आंसर एकदम सही है। आज़ाद चौधरी जी एकदम सही आंसर। अच्छा, स्किनोलॉजी, जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेस थे गलत होने के। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि भाई त्वचा जो होती है वो स्किन होती है, तो कुछ लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि स्किन की जो स्टडी है वो स्किनोलॉजी है। तो आजाद चौधरी जी ध्यान रखें आप इस बात का। अभी आज ही की क्लास में हमने चर्चा की थी, आप उसको पकड़ नहीं पाए। त्वचा की स्टडी जो की जाती है वो जिस शाखा में की जाती है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, त्वचा में जब जलन होती है, त्वचा में जब कोई जलन हो जाती है, त्वचा में जब खुजली हो जाती है, तो उस रोग को हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। तो दोस्तों साइंस पूरी जो होती है वो इंग्लिश टर्म के ऊपर चलती है, सारी टर्म्स को आपस में जोड़ना होता है। तो जब भी हम लोग स्किन की स्टडी करते हैं डर्मेटोलॉजी कह देते हैं, और जब हम लोग स्किन से रिलेटेड कोई भी रोग पढ़ते हैं, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो उसे डर्मेटाइटिस के नाम से हम जानते हैं। हरीश कुमार जी आंसर आप एकदम आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कैंसर रोग का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पहला हमारे पास है कैरियोलॉजी, दूसरा है ऑटोलॉजी, तीसरा है ऑन्कोलॉजी और चौथा है कैलोलॉजी। बताइए कैंसर की स्टडी को कहां पर करेंगे? जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं आजाद चौधरी जी, ध्यान से आप पढ़ें। अब गलत हो जाए ठीक है, आगे गलत नहीं होना चाहिए आपका उत्तर, ध्यान रखेंगे। मैंने सारी की सारी बायोलॉजी की शाखाएं जो मेन आती है आपके, सारी की सारी डिस्कस की आपके साथ। बताइए भाई, कैंसर रोग का अध्ययन, आंसर सही जा रहे हैं। हेमंत जी बिल्कुल सही आंसर है, सुरेंद्र कुमार जी सही आंसर है, शालू जी सही आंसर है। ऑन्कोलॉजी, दोस्तों जब हम एक ध्यान रखेंगे आप, जब भी किसी ऑप्शन को आप पढ़ें और पढ़ने के साथ आप देखेंगे कि चारों ऑप्शनों पे थोड़ा गौर करें आप लोग, कि चारों में से यदि आपको कुछ और भी सीखने को मिलता है तो सबसे पहला है कैरियोलॉजी। दोस्तों इसको नोट करेंगे आप लोग कि कैरियोलॉजी जो होती है, कैरियन वर्ड जो काम में लेते हैं, ये बायोलॉजी में केंद्रक के लिए लिया जाता है। कोशिका जब हम पढ़ते हैं तो कोशिका की कंट्रोलर यूनिट, कोशिका की जो नियंत्रक इकाई है उसे हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक जो होता है उसके लिए ग्रीक भाषा में एक टर्म हमारे द्वारा यूज की जाती है कैरियन। और कैरियन जो होता है केंद्रक के बारे में कहते हैं। तो केंद्रक का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है कैरियोलॉजी में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, तो ऑप्शंस में क्वेश्चंस में भी आपको नई चीजें मिल सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैंसर की स्टडी को कैरियोलॉजी। ऑटोलॉजी को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ऑटोलॉजी कानों की स्टडी, हमारे ईयर्स की स्टडी जो होती है ऑटोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी हमारा आंसर है ही कैंसर की स्टडी। और कैलोलॉजी नाम की कोई भी ब्रांच साइंस में बायोलॉजी में नहीं है, ये एक ऑप्शन जनरली क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दो। हाँ भाई बताइए जल्दी से जल्दी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखी? दो पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक चर्चा की थी हमने हिस्टोरिया प्लांटेरम और एक चर्चा की थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो बताइए भाई जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर दें। हिस्टोरिया एनिमेलियम, आंसर है आपके पास अरस्तु, थियोफ्रास्टस, ल्यूवेनहॉक और लुई पास्चर। बताइए भाई, अरस्तु अरस्तु अरस्तु, बिल्कुल सबका आंसर सही है, वेल डन। रामावतार चौधरी जी आप बात कर रहे हैं लुई पास्चर, बिल्कुल आपने शायद हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार उसको ढंग से देखें, अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। दोस्तों दो पुस्तकों के बारे में बात की थी, एक तो हिस्टोरिया प्लांटेरम
और दोस्तों आपको पता है कि प्लांट्स कहते हैं वनस्पति को, और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक लिखी है वो थियोफ्रास्टस ने लिखी है। लेकिन जंतु विज्ञान, जीव जो प्राणी विज्ञान है, जूलॉजी है, उसकी जो जनक कहते हैं हम अरस्तु को। तो अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और मैंने बताया था हिस्टोरिया का मतलब होता है इतिहास और एनिमेलियम का मतलब होता है एनिमल्स, जंतु। तो जंतुओं का जो इतिहास होता है वो होता है अरस्तु ने इसके बारे में बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। एक साथ वही 4-5 क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, तो इस पर गौर करिएगा आप लोग। देखिए भाई, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और डायरेक्ट आप बता दें। आप ए बी सी डी ई की रेंज में जमा कर आप एक एक का आंसर बता सकते हो कि भाई देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, माइकोलॉजी किसे कहते हैं, पोमोलॉजी किसे कहा जाता है और लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दीजिए फाइकोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है। तो सभी लोग बताएं भाई फाइकोलॉजी क्या होती है, इनका आंसर दें जल्दी से जल्दी आप लोग। फाइकोलॉजी बताएं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और बताएं आप फाइकोलॉजी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल पवन कुमार साफ दिखाई देगा। आप अपने एक बार मोबाइल की जो सेटिंग है उसको भी देखें, यूट्यूब पर आपने पिक्सल कितना किया हुआ है एक बार उसको भी चेक करें, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। हरीश शर्मा जी क्वेश्चन को अब देखिए आप ढंग से बताइए। फाइकोलॉजी जो होती है, फाइकोलॉजी के बारे में सोनम चौधरी जी आपका आंसर है डी। बिल्कुल आंसर आपने दिया, अच्छी बात है। देखते हैं, बताइए भाई फाइकोलॉजी, जूम कर दिया है अच्छे से। देखिए फाइकोलॉजी का जो स्टडी है किसके बारे में करते हैं। देखिए दोस्तों आंसर जो आया है शैवाल के बारे में, बिल्कुल आंसर सही है। फाइकोलॉजी का जो आंसर रहेगा डी रहेगा। शैवालों का अध्ययन, एल्गीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो फाइकोलॉजी में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी बताइए भाई, हिस्टोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। तो बताएंगे आप लोग हिस्टोलॉजी के बारे में, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है। शालू चौधरी जी, शालू जी आपके आंसर से एकदम करेक्ट हैं, DEACB, बिल्कुल आपकी बातें एकदम सही है, बहुत करेक्ट आंसर है आपका। चलिए तो बताइए भाई हिस्टोलॉजी जो कहते हैं हम लोग, ऊतकों से रिलेटेड अध्ययन को, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था और पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। ऊतकों से रिलेटेड जो अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी, तो यहां आंसर रहेगा आपका ई। उसके बाद माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। कवकों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है माइकोलॉजी के अंदर। कवकों के बारे में अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। और पोमोलॉजी के बारे में हम बोलते हैं कि पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। एक ध्यान रखिएगा, नंबर 5 पर जो लिम्नोलॉजी है ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो लिम्नोलॉजी जो वर्ड काम में लेते हैं हम लोग, ये काम में लेते हैं हम लोग जो लवणीय पादप होते हैं। लवणीय पादप का मतलब क्या होता है, ऐसे पादप जो खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्रों के पास उगते हैं, झीलों में उगते हैं। तो जनरली झीलों या उल्टा हो गया था, झीलों या फिर अलवणीय जो पादप होते हैं। भाई झीलें जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, खारी भी होती है, मीठी भी होती है। तो जो अलवणीय होता है जिसमें साल्ट नहीं पाया जाता, ऐसे पादपों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम करते हैं लिम्नोलॉजी के अंदर। तो इन क्वेश्चंस में आपने अपने आप को परखा होगा, अच्छे से देखिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा। कुछ एक बातें जो आपको विशेष रूप से याद करने की है उनके बारे में बता देता हूं आपको। दोस्तों कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनका नाम एक दूसरे से मिलता है, तो उनके बारे में स्पेशली यहां पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक है वायरोलॉजी और दूसरी है ब्रायोलॉजी। एक है वायरोलॉजी, दूसरी है ब्रायोलॉजी। एक है सौरोलॉजी और दूसरी है सीरोलॉजी। चलिए इनके बारे में क्या ख्याल है, इनको मैंने लास्ट में बचाकर रखा हुआ आपके लिए, स्पेशल बातें हैं। एक वायरोलॉजी है, दूसरी ब्रायोलॉजी है, एक सोरोलॉजी है और दूसरी है सीरोलॉजी। इनके बारे में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि वायरोलॉजी क्या होती है और ब्रायोलॉजी क्या होती है। क्वेश्चन को ढंग से देखिए और बताइए साथ में साथ कि क्या वायरोलॉजी है क्या ब्रायोलॉजी है। चलिए भाई जल्दी से जल्दी। भानु प्रकाश जी वेरी गुड इवनिंग।
सब लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, आप लोगों को बताइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़िए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम लोग बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़ते रहें। और कल की मैराथन क्लास के बारे में ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, 4 से 5 घंटे की मिनिमम क्लास रहेगी। बताइए भाई कि बायोलॉजी क्या है और ब्रायोलॉजी क्या है, इसके बारे में आप लोग अपने कमेंट्स जल्दी जल्दी करें। क्लास का जो टाइम है वो होने वाला है। इसके बाद आप लोग को जो जीके के बारे में संदीप यादव सर पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी। वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूं। वायरोलॉजी जो स्टडी होती है वो वायरस की होती है, ये मैं बता चुका हूं। और उसके बाद हमने बिल्कुल शालू जी आपकी बात एकदम सही है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और सोरोलॉजी के बारे में भी मैं बता चुका हूं। छिपकलियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स जो होती है वो सोरोलॉजी होती है। अब ये दोनों समस्या की बातें आ गई कि यार ये ब्रायोलॉजी क्या होता है और ये सीरोलॉजी क्या होता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों पादप जगत में कुछ पादप होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवालों के बाद जो पादप आए थे पृथ्वी पर, सबसे पहले शैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं। शैवाल के बाद पहले ऐसे पादप जिन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, बॉटनी में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बता देता हूं आपको कि सबसे पहले ऐसे पादप जिन्होंने जमीन पर कदम रखा, जो पानी में थे पहले शैवाल, उसके बाद पहले ऐसे पादप जिन्होंने कहां पर कदम रखा, स्थल पर कदम रखा, जिन्होंने टेरेस्ट्रियल सरफेस पर, स्थलीय सतह पर कदम रखा, वो पादप थे ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट पादपों के बारे में अध्ययन जब करते हैं तो दोस्तों ये किया जाता है ब्रायोलॉजी में। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट पादप जो होते हैं उन्हें प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है, पहले ऐसे पादप जिन्होंने स्थल पर कदम रखा। और इन्हें दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर उन्हें कहा जाता है जो जल और थल दोनों जगह रह सकें। तो ये ऐसे पादप थे जो जल में से निकल कर आए थे, जल में भी रहते थे और स्थल पर भी रहते थे, तो इन्हें उभयचर कहते हैं पादप जगत का। और दोस्तों सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सीरोलॉजी वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं? दोस्तों हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कभी कभी जब किसी रोगी को ब्लड चढ़ाते हैं तो रेड कलर का होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जो ब्लड चढ़ाते हैं वो पीले पीले कलर का कोई पाउच होता है। तो जनरली दोस्तों पीले पीले कलर का जो पाउच होता है वो होता है रुधिर सीरम। रुधिर सीरम, ब्लड सीरम कहते हैं। और ब्लड सीरम की जो स्टडी होती है उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। अब ये सीरम है क्या? जनरली दोस्तों ब्लड जो होता है उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दो। यदि टोटल ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल देंगे तो जो सेक्शन बचेगा वो प्लाज्मा होगा, और प्लाज्मा का ही एक हिस्सा होता है दोस्तों सीरम। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। आज की क्लास जो है हमारी खत्म हुई। मैं जहां तक है आपसे, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और आपको कुछ डाटा ऐसा मिला होगा जो आपकी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जीके की है, संदीप यादव सर की। तो दोस्तों जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताइए। और कल की मैराथन क्लास के बारे में स्पेशली ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अलविदा, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।